साथियों, मास्टर क्लासेज में आपका स्वागत, अभिनंदन। कई साथियों की ये मांग थी कि साहब सामने रीट की परीक्षाएं आ रही हैं, गणित उसमें बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है, साथ में कोरोना काल भी चल रहा है, कहीं बोर्ड की कक्षाएं किसी की भी नहीं चल रही है, उसमें भी गणित अपने आप में अति महत्वपूर्ण विषय है, एक कठिन विषय है। कई अपने विद्यार्थियों की ये मांग थी कि सर गणित की समस्याओं की किसी न किसी प्रकार समस्या का निदान किया जाए। तो साथियों, मैं आज आपके सामने ऐसे होनहार व्यक्ति, प्रतिभाशाली व्यक्ति को आपके सामने लेके आया हूँ कि आज आपकी जितनी भी आपकी समस्याएं हैं एक ही मिनट में सोल्व करेंगे। आज उनका विषय वस्तु रहेगा त्रिकोणमिति। साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप थोड़ी सी उधर हो जी। या मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि सर की प्रतिभा इतनी लाजवाब है, इनके छात्रों ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। ये देखिए मेरे सामने, ये पिक्चर दिख रही है ना, ये पिक्चर रोहित सिंह रावत, इसका नाम आप देखिए, ये है रोहित सिंह रावत है। अब ये देखिए इसकी मार्कशीट, ये इसकी मार्कशीट देखिए, ये इसकी मार्कशीट, ये इसकी मार्कशीट देखिए, यही बालक है। साथियों, इस बालक के सिर पर पिता का साया नहीं है, परंतु फिर भी समस्याओं को पीछे छोड़ते हुए इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब इसकी मार्कशीट भी देखिए, एक ऐसा स्थान है जहां पर 100 ऑफ 100 मार्क्स, 100 ऑफ 100 मार्क्स। इसी 100 ऑफ 100 मार्क्स को लाने का जिसको श्रेय जाता है, मेरे सामने जो शख्सियत है कमल जी आचरा, मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्हीं के ही मेहनत से इस बालक ने 100 ऑफ 100 मार्क्स प्राप्त किए। कमल जी आचरा आने वाला समय का सितारा। साथियों से मैं गुरुजी से निवेदन करना चाहता हूं कि सर अपने ज्ञान से छात्रों को बाहर विभोर कर दीजिए। पधारिए सर। गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, मैं कमल आचरा। कैलाश सर का हार्दिक निवेदन था कि मैं किसी न किसी प्रकार से मैथमेटिक्स की कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। तो सर के निवेदन को देखते हुए तथा ग्रामीण परिवेश के कुछ बच्चों को देखते हुए कुछ समस्याओं के बारे में हम बात करेंगे। सर का निवेदन था कि रीट में और ग्रामीण परिवेश के बच्चों को सामान्यतः त्रिकोणमिति में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, उसके कुछ टॉपिक काफ़ी टफ भी पढ़ते हैं, हम उनके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहला जो हम त्रिकोणमिति के बारे में बेसिक के हम बात करेंगे वो इस प्रकार है, राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो त्रिकोणमिति का बेस है, वहीं से हम सारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में आप सब बेसिक जानते हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं आपको देखने को मिलेगी, कर्ण, आधार, लंब। लेकिन दोस्तों, लंब और आधार हम इस प्रकार से डिसाइड नहीं कर सके। उनको डिसाइड करने के लिए हमें एक कोण रखना होगा, कोई सा भी न्यून कोण जिसके आधार पर हम लंब और आधार को डिसाइड कर सके। जैसे मैं यहाँ पे एंगल लेता हूँ थीटा, त्रिभुज को नाम दे दिया मैंने ABC। तो थीटा कोण के लिए ये आधार होगा BC। थीटा कोण के लिए BC क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तथा थीटा कोण के लिए ही थीटा कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी। और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। अब समकोण त्रिभुज में यदि ये एंगल चेंज कर दूं, मैं बात करूं कोण 1 के लिए या कोण फाई के लिए बात करूं, तो कोण फाई के लिए आधार और लंब चेंज हो जाएंगे। कर्ण किसी समकोण त्रिभुज की जो एक कर्ण की जो भुजा है या कर्ण है वो हमेशा स्थिर रहेगी। 90 डिग्री के एंगल के सामने बड़ी भुजा कर्ण है, लेकिन लंब और आधार में दोनों को डिसाइड करना इन कोणों के ऊपर निर्भर करेगा। यदि हम कोण ये थीटा लेते हैं या कोण C लेते हैं, तब जो आधार होगा वो BC रहेगा तथा लंब AB रहेगा। यदि हम एंगल चेंज करते हैं, कोण चेंज करते हैं, यदि कोण हम फाई लेते हैं या कोण A लेते हैं, तब हमारे लिए लंब जो होगा वो BC हो जाएगा और आधार इसका उल्टा हो जाएगा, आधार हो जाएगा AB। तो कोण थीटा के लिए या इसको नाम दे सकते हैं कोण C। कोण थीटा के लिए जो आधार होगा बराबर BC, कोण थीटा के लिए लंब होगा बराबर AB। लेकिन यदि मैं बात करूं कोण फाई के लिए
तो कोण फाई के लिए जो आधार होगा, कोण फाई के लिए आधार ए बी हो जाएगा और लंब चेंज हो जाएगा, लंब उसके लिए बन जाएगा बी सी। इस प्रकार किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का जो हम डिसाइड करते हैं, जो उनको निर्धारित करते हैं, वो केवल इन कोणों के माध्यम से करते हैं। केवल कर्ण आप पता कर सकते हो सीधे, लंब और आधार डिसाइड कर नहीं सकते, इसके लिए कोण आपके पास होना चाहिए। दूसरी हम बात करते हैं बोधायन प्रमेय की। गुप्त काल में एक भारतीय वैज्ञानिक हुए हैं बोधायन, जिन्होंने एक गणित के आधारित एक प्रमेय दिया था जिसको नाम बोधायन प्रमेय दिया गया। उन्हीं के साथ में एथेंस के अंदर एक साइंटिस्ट हुए, या गणितज्ञ मान सकते हैं या फिलोसोफर मान सकते हैं, जिनका नाम पाइथागोरस दिया जाता है। उन पाइथागोरस ने भी एक प्रमेय दिया। उन दोनों प्रमेय में सिमिलरिटी थी, जिसके कारण से उसको नाम बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं। सामान्यतः आज की किताबों में उसको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय गणित का एक आधारभूत प्रमेय है जो हम सामान्यतः पढ़ते रहते हैं। इस प्रमेय के बारे में सीधा सीधा है कि किसी समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण पर बना वर्ग उसकी शेष दो भुजाएं, यानी आधार पर बने वर्ग तथा लंब पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। एक डेफिनेशन ये हो गई। या हम बात करें कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय दोनों एक ही हैं, लेकिन ये जो दिया गया दोनों अलग अलग समय पर दिया गया। भारतीय वैज्ञानिक बोधायन और एथेंस के एक वैज्ञानिक रहे हैं जिनका नाम है, गणितज्ञ बोल सकते हैं, वैज्ञानिक बोल सकते हैं, जिनका नाम पाइथागोरस, जिनके द्वारा दिया गया, जो सामान्यतः हम छोटी क्लास से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रमेय का नाम है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जिसके माध्यम से हम काफी सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में उसकी कर्ण पर बना वर्ग, यदि इस कर्ण के ऊपर एक वर्ग में ड्रॉ करूं तो उस वर्ग का क्षेत्रफल इस भुजा पर बने वर्ग के क्षेत्रफल और इस भुजा पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। इसकी एक परिभाषा यह भी हो सकती है। अब इसके माध्यम से हम कुछ संख्याओं को ड्रॉ करेंगे। जैसे मैं कर्ण यहां पे मानता हूं 5, तो आधार 4 और लंब 3, इनके साथ यदि लंब 3 है आधार 4 है तो कर्ण कितना होगा 5। ये तीनों भुजाएं इस प्रमेय को संतुष्ट करती है। इसी प्रकार खूब सारे आप संख्याओं के युग्म बना सकते हैं जिनके माध्यम से इस प्रमेय को संतुष्ट डायरेक्टली कर सकते हैं, और उनके माध्यम से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। आप सामान्यतः जो भी क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम के अंदर वो इस प्रकार आता है कि फिक्स संख्याओं पर आधारित होता है। जैसे मैं लिखूं कर्ण 5 लंब 3 आधार 4, इसी प्रकार मैं लिखूं कर्ण 13 लंब 5 आधार 12, इसी प्रकार मैं लिखूं कर्ण 10 लंब 6 आधार 8। इस प्रकार कुछ संख्याओं के युग्म बनते हैं जो फिक्स है। जब आप 9th क्लास या 10th क्लास कोई सी भी क्लास पढ़ो, उसमें यदि आप इस प्रकार का प्रमेय देखते हो, उसमें आपको कर्ण ज्ञात करना हो, लंब और आधार दे रहे, दो संख्याएं 6 और 8 है, तो आपका जो कर्ण होगा वो 10 हो जाएगा। आप ज्ञात भी कर सकते हो, पूरा सोल्व कर सकते हो। इसी प्रकार यदि आपके पास लंब 5 दे रखा है और आधार आपका 12 दे रखा है, तो आपका जो कर्ण होगा वो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसी प्रकार छोटी संख्या में बात करें, 3 लंब दे रखा आधार 4 दे रखा, तो आपका कर्ण कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार आप सीधा ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बोधन, सबसे बड़ी जो समस्या आती है बच्चों को, किसी भी क्लास का बच्चा हो, स्टार्टिंग में 6ठी 7वीं 8वीं में, तो वो सोचता है हम 9th क्लास में जाएंगे, 10th क्लास में जाएंगे, तो वहां पे जाते ही उनको एक नाम सुनाई देता है थीटा। छोटा सा वर्ड है लेकिन हर कोई सोचता है ये थीटा की प्रश्नावली कौन सी है, थीटा क्या चीज है, और इसी के आधार पर सारे बच्चे डर जाते हैं। सबसे इजी चीज है त्रिकोणमिति, यदि आपको समझ में आ गई, थोड़ा सा समझना है, ध्यान देना, बाकी बहुत इजी है। थीटा की जो समस्या है वो क्या है, थीटा कुछ भी नहीं है, ग्रीक वर्णमाला का शब्द है, ग्रीक वर्णमाला का एक अक्षर है। थीटा ग्रीक वर्ण अक्षर है। इसी प्रकार इसके साथ में खूब सारे और भी होते हैं, फाई, साइन, ईटा, नीटा,
ग्रीक वर्णमाला है ये। इसके साथ आप और भी पढ़ते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये शब्द भी आप पढ़ते हैं जो ग्रीक वर्णमाला के शब्द हैं। इस ग्रीक वर्णमाला के शब्दों को कुछ विशेष एंगल या तो कोण या कुछ भुजाएं या कुछ इस प्रकार की गणित के अंदर कुछ विशेष कंडीशन दर्शाने के लिए इन चीज़ों का हम यूज बार बार करते रहते हैं। जैसे कुछ संबंध दर्शाना हो तो उसके लिए एक अलग चिन्ह है, सर्वांग समता दर्शाना हो उसके लिए अलग चिन्ह है। सर्वांग समता की बात करें तो इस प्रकार का चिन्ह आएगा, इसी प्रकार हम समरूपता की बात करें तो ये चिन्ह आएगा। ये सब ग्रीक वर्णमाला के अक्षर ही है और कुछ नहीं है। अब थीटा कुछ नहीं है, थीटा पर आधारित हम जो पढ़ेंगे वो त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरे के पूरे समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप त्रिकोणमितीय फंक्शनों को भी आराम से समझ सकते हैं। अब त्रिकोणमितीय फंक्शन क्या है? थीटा की समस्या हमारी सॉल्व हो गई, बोधायनपुर में हमारा हो गया। समकोण त्रिभुज तो हम पढ़ते रहेंगे, जब तक त्रिकोणमिति चलेगी तब तक समकोण त्रिभुज भी चलेगा। अब त्रिकोणमिति के अंदर सबसे पहले जो बेसिक फंक्शंस है वो स्टार्ट होते हैं लाल बटा कक्का से। लाल बटा कक्का हिंदी माध्यम के जो भी विद्यार्थी है वो इसके माध्यम इनको समझते भी है, जिन्होंने पढ़ा है। इसके अलावा बाकी सब भी जिन्होंने इंग्लिश मीडियम पढ़ा हो कुछ कहीं ना कहीं सुना है इसको। लाल बटा कक्का जो सामने नाम आता है इसका पूरा फॉर्म लिखे तो इस प्रकार है, लंब, आधार, कर्ण, 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 आधार। लाल बटा कक्का का जो फुल फॉर्म है वो इस प्रकार है, एल फॉर लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण, आधार। इसके आधार पर इस शब्द को, लाल शब्द है इसको हम आराम से याद कर सकते हैं, कक्का शब्द को हम आराम से याद कर सकते हैं, लेकिन इन शब्दों का मीनिंग कितना बड़ा होगा वो अब हम पता करेंगे। सारे त्रिकोणमितीय फंक्शन इन दो शब्दों के माध्यम से हम पूरा पता कर पाएंगे। जो ऊपर का शब्द है वो सभी त्रिकोणमितीय फंक्शनों का या तो ऊपर का अंश बनेगा या फिर उनका हर बनेगा। इसी प्रकार नीचे का जो शब्द है कक्का वो कुछ त्रिकोणमितीय फंक्शंस का अंश बनेगा, कुछ त्रिकोणमितीय फंक्शंस का हर बनेगा। इस प्रकार हम बात करते हैं सबसे पहला फंक्शन साइन फंक्शन। जैसे मैं लिखता हूं साइन थीटा, साइन थीटा। मान लिया ये कोई समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज के लिए यदि मैं साइन थीटा की बात करूं, साइन फंक्शन की बात करूं, साइन त्रिकोणमितीय फलन की बात करूं तो साइन थीटा क्या होगा इस त्रिभुज के लिए? इस त्रिभुज के लिए साइन थीटा इस प्रकार होगा। हम यहां से पता करेंगे, यहां से पता करेंगे जो पहला लंब बटा कर्ण है वो साइन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? लंब बटा कर्ण। यानी साइन में जो अंश होगा वो लंब होगा, जो आधार में होगा वो कर्ण होगा। ठीक है, तो साइन थीटा इसके लिए बात करूं तो साइन थीटा जो सामने लिखा जाता है वो इस प्रकार लिखा जाता है, लंब बटा कर्ण। लेकिन इस त्रिभुज के लिए, पर्टिकुलरली इस त्रिभुज के लिए, इसके लिए लंब क्या है? थीटा कोण ये है, तो थीटा कोण के लिए आधार तो हो गया BC, लंब हो गया AB और कर्ण हो गया AC। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करेंगे कि इसके माध्यम से साइन फंक्शन कैसे निकालें। तो साइन फंक्शन, लंब इसका क्या है? लंब इसका है AB, लंब AB है, जो कर्ण है इसका वो AC है। कर्ण क्या है इसका? AC है। इस प्रकार हमने साइन फंक्शन को जाना। साइन फंक्शन क्या है कि लाल बटा कक्का के माध्यम से जो पहला रूप आता है, जो पहला अंश और हर का रूप आता है वो साइन फंक्शन को दर्शाता है। इसके माध्यम से हम इनको याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि त्रिकोणमिति जितने भी फंक्शन है, मुख्यतः 6 फंक्शन है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो सामान्य हम त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं, उन 6 फंक्शन को किस प्रकार हम याद कर पाते हैं, किस प्रकार उनके मान को, वैल्यू को पता कर पाते हैं, वो इस प्रकार होगा। तो लाल बटा कक्का के माध्यम से लंब बटा कर्ण और साइन फंक्शन क्या हो जाए? लंब बटा कर्ण बराबर AB बटा AC। ये इस समकोण त्रिभुज के लिए हो गया। दूसरा हम बात करते हैं कोसेक थीटा। इस साइन का जस्ट उल्टा, इसका विपरीत। साइन को मैंने बोला लंब बटा कर्ण, अब यदि मैं बोलूं कर्ण बटा लंब तो वो क्या हो जाएगा? कोसेक। कर्ण बटा लंब, यानी लाल बटा कक्का में यदि मैं L बटा K बोलता हूं तो वो साइन फंक्शन है, लेकिन मैं K बटा L बोलता हूं तो वो कोसेक फंक्शन है, यानी कर्ण बटा लंब है।
कर्ण इसमें कितना हो गया, कर्ण इसका हो गया AC और इसका लंब हो गया AB। कुछ नहीं करना, साइन फंक्शन का जस्ट उल्टा क्या हो गया, कोसेक फंक्शन। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। अब हम अगले फंक्शन की बात करते हैं। दो फंक्शन हो चुके हैं, तीसरा फंक्शन कोस थीटा। अभी हम हर एक फंक्शन थीटा कोण के लिए परिभाषित कर रहे हैं। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। कोस थीटा क्या होगा, आधार बटा कर्ण। इसमें आधार क्या है, BC, कर्ण क्या है, AC। इसी प्रकार इस कोस थीटा को यदि लाल बटा कक्का के अंदर देखने जाए तो A बटा K। अब मैं K बटा A की बात करूं तो कोस का जस्ट उल्टा इसका फंक्शन हो जाएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार बराबर AC बटा BC। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार AC बटा BC। यानी इस त्रिभुज के लिए सेक थीटा हम बात कर रहे हैं, थीटा कोण के लिए सेक फंक्शन को, सेक फलन को या सेक त्रिकोणमितीय फलन को हम परिभाषित करें तो वो क्या होगा, कर्ण बटा आधार। इसका कर्ण क्या है, AC है तो AC लिख दिया, आधार क्या है, BC है तो BC लिख दिया। अब हम जो नेक्स्ट बात करते हैं चौथे फंक्शन की। चौथा फंक्शन है हमारा टेन थीटा। इसी थीटा कोण के लिए टेन को हम परिभाषित करें तो टेन क्या होगा, टेन लास्ट लंब बटा आधार, L बटा A लंब बटा आधार। अब इसकी बात करूं, लंब बटा आधार क्या है, AB बटा BC। लंब इसमें क्या मिल गया आपको, AB मिल गया, आधार क्या मिल गया, BC मिल गया। इस प्रकार टेन थीटा की बात करें तो इस फंक्शन इसके लिए लाल बटा कक्का में L बटा A टेन को निरूपित करता है और टेन थीटा, इस थीटा कोण के लिए टेन का मान इस त्रिभुज के अनुसार क्या हो जाएगा, AB बटा BC। टेन का जस्ट उल्टा कोट थीटा, आधार बटा लंब, BC बटा AB। कोट थीटा आधार बटा लंब, यानी इसी त्रिभुज के लिए यदि कोट को परिभाषित करूं मैं तो थीटा कोण के लिए कोट क्या होता है, उल्टा A बटा L। A बटा L मतलब आधार बटा लंब, यानी BC बटा AB। इस प्रकार ये 6 मुख्य त्रिकोणमितीय फलन है जिनको हमने इनके माध्यम से परिभाषित किया। मैं एक बार वापस बता रहा हूं शॉर्ट में, देखते जाइए साथ में। सबसे पहले लाल बटा कक्का है, इसका जो L है वो लंब को दर्शाता है, फिर आधार, फिर लंब, कर्ण, कर्ण और आधार। इसका जो पहला रूप है यानी लंब बटा कर्ण वो साइन को दर्शाता है। सेकंड इसका आधार बटा कर्ण वो कोस को दर्शाता है। तीसरा इसका लंब बटा आधार वो टेन को दर्शाता है। चौथा इसका जस्ट उल्टा तो बात करूं मैं क्या हो जाएगा, कोसेक, यानी कर्ण बटा लंब वो क्या बनेगा, कोसेक। कर्ण बटा आधार वो क्या बन जाएगा, सेक। इसी प्रकार आधार बटा लंब ये क्या बन जाएगा, आपका कोट बन जाएगा। इस प्रकार हमने त्रिकोणमिति के जो बेसिक फंक्शन है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, उनके बारे में जाना। अब इनसे संबंध कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हैं जिनके बारे में बात कर सकते हैं हम। उससे पहले इनका यदि हम कुछ मान निकाले, कुछ टेबल बनाए इनसे संबंधित, तो वो इस प्रकार होगी। त्रिकोणमितीय फंक्शंस की टेबल जो हम कुछ कोणों पर परिभाषित करेंगे उस टेबल को। जैसे वो कोण इस प्रकार है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 10th क्लास के सिलेबस में हम सामान्यतः इस टेबल का उपयोग भी करते हैं, ये आपके दी हुई भी है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले साइन का मान निकालेंगे। सबसे पहले साइन का मानेंगे। मान लिया कोई कोण थीटा है, कोई कोण थीटा है। थीटा क्या है, थीटा एक न्यून कोण है। थीटा क्या है, एक न्यून कोण है। हम सामान्य न्यून कोण को परिभाषित कर रहे हैं, 0 से 90 तक इसको परिभाषित कर रहे हैं। 0 से लेकर 90 तक इस थीटा कोण को परिभाषित कर रहे हैं, उसके लिए हम साइन के मान निकाल रहे हैं। हालांकि बड़े मान भी होते हैं, लेकिन हम जो 10th क्लास का सिलेबस है उसके अनुसार चल रहे हैं। उसके अनुसार साइन को हम 0 से लेकर 90 तक परिभाषित करेंगे। उनमें मुख्य 0, 30, 45, 60 और 90
इन कोणों पर हम इन फंक्शंस को परिभाषित करेंगे, इनके मान निकालेंगे। अब इन कोणों को, यदि ये बात कोण लिखे हुए सब के सब किसमें, डिग्री के अंदर, कुछ कोण रेडियन में आपको दिए होते हैं। जैसे मैं 0 को लिखूं तो 0, इसी प्रकार 30 को मैं लिखूं तो 30 का जो रेडियन होता है π/6। 45 π/4, 60 π/3, 90 π/2। दोनों सिमिलर है। ये डिग्री में मान है कोण के और ये मान है किसमें, रेडियन में। अब रेडियन में हो चाहे डिग्री में हो, मान दिए हमें, उन मान के ऊपर साइन फंक्शन को परिभाषित करना है, उसके मान निकालना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा साइन 0 की। तो साइन के जो मान निकालने होते हैं उसके लिए आपके एक सिंपल ट्रिक है, उसके माध्यम से आप मान निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, 0 से 4 तक की गिनती लिखनी है। 0, 1, 2, 3, 4। हम साइन के मान निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले 0 से 4 तक की आपको गिनती लिखनी है। प्रत्येक एक कोण के नीचे, प्रत्येक कोण के मान के नीचे, प्रत्येक को 4 से विभाजित कीजिए, 4 से डिवाइड कर दिया। अब जो प्रत्येक कोण का मान है, हमने 0 से 4 तक गिनती ली, उस 4 से डिवाइड किया, उसका वर्गमूल ज्ञात करना, उसका अंडर रूट ज्ञात करना है, वही साइन का मान हो जाएगा। 0/4 क्या हो गया, 0 हो गया। 0 का अंडर रूट 0। 1/4, 1/4, 4 को 4 1 को विभाजित नहीं कर रहा, तो 1/4 एक भिन्न है, जिसका यदि हम वर्गमूल ज्ञात करें तो कितना आएगा, 1/2। इसी प्रकार मैं 45 की बात करूं तो 2/4, 2/4 को मैं यदि काट दूंगा क्या बन जाएगा, 1/2, यानी 2 से कट जाएगा, 2 का भाग चल जाएगा एक बार, 2 का भाग 2 बार। इसका यदि मैं वर्गमूल ज्ञात करूं तो कितना आएगा, 1/√2। वर्गमूल ज्ञात करो, रूट ज्ञात करो। अगला है 3/4, तो 3/4 का वर्गमूल ज्ञात करें तो कितना आएगा, √3/4। नेक्स्ट है 4/4, 4/4 आपस में कट जाएगा और क्या बन जाएगा, 1। 1 का जो वर्गमूल ज्ञात करोगे वो क्या हो जाएगा आपका, 1। इस प्रकार साइन फंक्शन के लिए, यानी साइन 0 की वैल्यू, यदि थीटा का मान 0 है तो साइन का मान कितना हो जाएगा, 0। सॉरी, हाँ, थीटा का मान 0 है तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। थीटा का मान 30 है तो साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। थीटा का मान 45 है तो साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा। थीटा का मान 60 है तो साइन 60 की वैल्यू √3/4 हो जाएगी। थीटा का मान 90 है तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अब इस प्रकार इन्हीं साइन के मान की सहायता से हम बाकी मान भी ज्ञात कर सकते हैं। इनको साथ लिख रहा हूं। अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान लिखेंगे। साइन के मान हमने ज्ञात कर लिए। साइन के मान हमने ज्ञात किए, क्या थे, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/4, साइन 90 का मान 1, सॉरी √3/2। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। साइन के मान को, साइन के मान की सहायता से हम किसका मान निकालेंगे, कोस थीटा का। थीटा का मान जब हम 0, 30, 45, 60, 90 रखेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, साइन के मानों को जस्ट उल्टा लिख दो। साइन के मानों को जस्ट उल्टा करो। साइन 45 और कोस 45 का मान समान होता है। साइन 45 और कोस 45 का मान समान होगा, बाकी मानों को उल्टा लिख दो। यहां 0 है और यहां 1 है तो 1 पहले लिख दो, 1 √3/2 लिखो, फिर 1/2 को ऐसे लिख दिया, 1/2 यहां लिखो, 0 यहां लिखो। यानी हम कह सकते हैं जो साइन है और कोस है वो एक दूसरे के पूरक फलन हैं। यानी साइन 0 का मान यदि 0 है तो कोस 0 का मान 1 होगा, एक दूसरे का उल्टा होगा। यानी साइन और कोस के अंदर दो कोणों का योग 90 है तो उन दोनों के कोणों का योग यदि हम साइन का मान निकालते हैं, कोस का मान निकालते हैं, वो एक दूसरे के पूरक आएंगे। जैसे मैं साइन 30 का मान ज्ञात करता हूं, कोस 60 का मान ज्ञात करता हूं, इन दोनों कोणों का योग 90 आ रहा है तो इन दोनों का मान समान हो जाएगा। इसी प्रकार
मैं साइन 0 की बात करता हूं, मैं कोस 90 की बात करता हूं, तो इनका मान समान होगा क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है 90। और पूरक कोण क्या होता है, हमने सामान्यतः पढ़ा है, पूरक कोण वो होते हैं जिनका योग 90 हो। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 हो क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं टेन की। टेन के लिए एक फंक्शन है, मैंने इसकी बात नहीं की। टेन के लिए जो सामान्य फंक्शन है टेन थीटा बराबर साइन और कोस के रूप में, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसी मान की सहायता से हम किसका मान निकालेंगे, टेन का मान। अब कुछ नहीं करना, यही लिख देता हूं मैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन का मान यदि मैं टेन 0 की वैल्यू याद करनी है तो क्या हो जाएगा, साइन 0 बटा कोस 0। साइन 0 का मान 0, कोस 0 का मान 1, तो 0 बटा 1 क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार 1 बटा रूट 2, रूट 3 बटा 2, 1 बटा रूट 2, रूट 3 बटा 2 क्या हो जाएगा मान 1 बटा रूट 3। इसी प्रकार 1 बटा रूट 2 बटा 1 बटा रूट 2, इन दोनों को अनुपात याद करेंगे तो मान कितना आएगा 1। इसी प्रकार रूट 3 बटा 2, 1 बटा 2, इन दोनों का अनुपात याद करके क्या आएगा रूट 3। इसी प्रकार 1 बटा 0, हमें पता है 0 किसी भी संख्या को डिवाइड नहीं करता, वो अपरिभाषित रूप बन जाता है। 0 को 0 से डिवाइड करो, 0 को 0 से डिवाइड करो, 0 को अन्य किसी से डिवाइड करो, चाहे वो संख्या 1000 हो, चाहे वो संख्या 0.2 में हो, उसको हम 0 से डिवाइड करेंगे तो उन सभी का मान अपरिभाषित होगा, यानी उनका मान अनंत होगा। अनंत कभी परिभाषित किया नहीं जा सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो 90 का जो मान होगा वो 1 बटा 0 है, 1 बटा 0 यानी अनंत आएगा। जो अनंत का साइन होता है वो इस प्रकार है। अब बाकी जो 3 मान है, यानी साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, ये तीनों मान इन तीनों मानों के उल्टे हो जाएंगे। अब मैं बात करूं कोट की, कोट थीटा, तो कोट थीटा इसका जस्ट उल्टा होगा, यानी 0, 0 का उल्टा यानी 1 बटा 0, 1 बटा 0 क्या हो गया अनंत। हम इसके माध्यम से भी लिख सकते हैं, टेन के जो मान है उनको उल्टा लिख दो तो वो किसके मान हो जाएंगे, कोट के मान, यानी कोट 0 अनंत होगा। कोट 30 की बात करें तो रूट 3 हो जाएगा, कोट 45 की बात करें तो 1 हो जाएगा, कोट 60 की बात करें तो 1 बटा रूट 3 हो जाएगा, और कोट 90 की बात करें तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जो साइन के मान है, साइन के मान हमने क्या याद किए 0, 1 बटा रूट 3, 1 रूट 3 अनंत। तीनों कोणों के सापेक्ष, यानी जो हमारे कोण दिए गए डिग्री में उनके सापेक्ष हमने टेन के मान क्या देते, इन्हीं टेन के मानों को हम यदि उल्टा लिख दिया तो किसके मान हो गए, कोट के। आप ज्ञात भी कर सकते हो किसी प्रकार, वही कोट थीटा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। इन दोनों मानों की सहायता से, इन दोनों मानों की सहायता से आप कोट के मान भी ज्ञात कर सकते हो। टेबल आपको बनानी हो, लिखनी हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शेष जो दो मान हैं वो साइन और कोस के उल्टे होंगे, साइन और कोस के उल्टे होंगे, यानी त्रिकोणमिति के कुछ फंक्शंस के बारे में बात कर रहा हूं, उन्हीं के आधार पर शेष दो मान भी निकल जाएंगे। इजी है, साइन और कोस को उल्टा करना है। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है 1 बटा साइन थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा होता है 1 बटा कोस थीटा। अब यदि आप कोस के मान रखोगे तो सेक के मान आ जाएंगे, साइन के मान रखोगे तो कोसेक के मान आ जाएंगे। इन्हीं दो की सहायता से इनके एक सर्वसमीका बन जाती है। वो सर्वसमीका इस प्रकार है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, यानी साइन और कोसेक के मान व्युत्क्रम होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक उन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो 1 आएगा। 1 कब आता है, जब दो संख्या व्युत्क्रम में हो या दो फंक्शन व्युत्क्रम फंक्शन हो तब उनका गुणा 1 आता है। तो साइन और कोसेक दो त्रिकोणमितीय अनुपात है जिनका गुणा 1 आएगा। इसी प्रकार कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, यानी हमने सेक के कोस के माध्यम से सेक का मान निकाला, यदि इन दोनों का गुणा करता हूं कितना आएगा 1 आएगा। इसी प्रकार मैं बात करूं कोट थीटा की, कोट थीटा हमने ज्ञात किया, कोट थीटा क्या था टेन का विपरीत, टेन का उल्टा।
इन दोनों को गुणा करें तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, यानी टेन और कोट भी क्या है, दो विपरीत फंक्शन है, दो व्युत्क्रम फलन है, यानी कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। यदि मैं इसी से बात करूं, कोट को यदि मैं हर में बेचता हूं, भाग में बेचता हूं, तो क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। यानी इनके माध्यम से तीन सर्व समीकरणों के माध्यम से इस प्रकार मान ज्ञात कर सकते हैं। यह आपको 10th क्लास की जब आप 7वीं प्रश्नावली पढ़ते हो तो उसमें विस्तार पूर्वक मिल जाएगा, जो अभी के कोर्स में चल रही है। यानी जो त्रिकोणमितीय फंक्शंस है इनको बार बार आप यूज करोगे। इसके साथ में इन फंक्शन की सहायता से अब हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कुछ मान भी यूज करेंगे उसमें। एक क्वेश्चन है जो हमने टेबल बनाई उसका हम यूज करेंगे। टेबल इस प्रकार थी, उस टेबल के प्रत्येक मान कुछ मानों को यूज करेंगे, उसमें एक स्पेशल मैथमेटिक्स की टर्म भी यूज करेंगे या एक मेथड यूज करेंगे जो हम सामान्यतः गणित के क्वेश्चनों को सोल्व करने के यूज करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, cos 45 बटा sec 30 cosec 30। एक क्वेश्चन है 10th क्लास में, एक उदाहरण दे रखा है, 10th क्लास किताब देखोगे आप 6ठे चैप्टर के अंदर, तो इसमें एक किस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हम परिमेयीकरण पढ़ते हैं। परिमेयीकरण सामान्यतः हम गणित में 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, जिनमें हम कुछ रूट की संख्याओं को परिमेयीकरण कर रहे हैं, यानी वास्तविक अवास्तविक संख्या या फिर हमने परिमेय अपरिमेय संख्याओं को परिभाषित किया, वहाँ हमने परिमेयीकरण पढ़ा। लेकिन हम इनके मानों के आधार पर परिमेयीकरण यहीं पे पढ़ेंगे। एक टर्म भी है जो बार बार यूज भी होगी, एक गणित का मेथड है जो हम बार बार आगे भी यूज करेंगे, खूब सारे क्वेश्चनों में सोल्व करेंगे। अब इनका मान रखना है। cos 45 का हमने मान टेबल में बनाया। cos 45 से जो मान था वो था 1/√2। sec 30 और cosec 30 के मान हमने नहीं बनाए, लेकिन जो cos 30 का मान था √3/2। लेकिन हमने एक बात की कि sec और cos दोनों है व्युत्क्रम फंक्शन है, एक दूसरे के उल्टे फंक्शन है, यानी cos 30 का जो मान होगा उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, sec 30 का मान हो जाएगा। तो sec 30 का मान कितना हो गया, cos 30 का मान है √3/2, तो sec 30 का मान क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा 2/√3। ठीक है। इसी प्रकार cosec 30 याद करना, तो sin 30 का मान हमने कितना पढ़ा, sin 30 का मान हमने पढ़ा 1/2, उसका जस्ट उल्टा। sin 30 का मान 1/2, तो उसका जस्ट उल्टा कितना हो जाएगा, 2। यानी साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं, उनके मानों को एक दूसरे से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास आगे संख्या है 1/√2 बटावा 2/√3 प्लस 2। इसको हम सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए हमें परिमेयीकरण का मेथड अपनाना होगा। 1/√2 बटावा इन दोनों के अंदर जो कॉमन संख्या आ रही है वो क्या है, 2। यहां पे क्या आया, 1/√3 प्लस 1। अगली टर्म सोल्व करेंगे, ऊपर है 1/2 बटावा 2, इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 + √3 बटावा √3। ठीक है, यानी इसका हमने एलसीएम ले लिया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, यानी इसमें कितनी संख्याएं, कितने बटा हो गए, 1 2 3। बेटा हम इसको इस प्रकार याद करते हैं, आप कैसे ही करो, लेकिन मैं इसको इस प्रकार बोलता हूं, पहला बट्टा, दूसरा बट्टा, तीसरा बट्टा। एक ये मेजर बट्टा है, ये दोनों छोटे बट्टे मानते हैं। इस प्रकार 4 लेवल में आपको संख्याएं दिखाई दे, यानी 3 बट्टे दिखाई दे, 1 2 3। तो इनको किस प्रकार सोल्व करना है, इसके लिए है कि जो नीचे का तीसरा बट्टा है उसको उल्टा करना है, तीसरे बट्टे को उल्टा करना, दूसरे बट्टे को जैसे ही लिखना, तीसरे बट्टे को उल्टा कर देना। हम यही करेंगे। 1/√2, ऊपर का जो पहला बट्टा है उसको जैसे रख दिया, दूसरे बट्टे को हम गायब कर देंगे और तीसरे बट्टे को हम उल्टा कर देंगे। तो क्या कर देंगे हम, √3, यानी √3 ऊपर चल गया, ये 2 इसके गुणा में 2 कोष्टक 1 + √3। ठीक है। अब नीचे रूट में 2 संख्याएं आई, यहां पे आ गया √3/2, आगे आया 1/√2 इंटू 1/, इसको √3 + 1 लिख लेते हैं हम, √3 + 1, यानी 2 + 3 का हो गया, 3 + 2 को, बात एक ही है। तो अब इसमें जो नीचे रूट में संख्याएं हैं, परिमेयीकरण किसका करते हैं, परिमेयीकरण उन संख्याओं का करते हैं जो रूट में हो या कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर हो। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पढ़ने नहीं, हमें तो रूट की संख्या ही पढ़नी है, यानी जो हर में रूट की संख्याएं हैं
उनका हम परिमेयीकरण करते हैं, यानी रूट के अंदर हमें परिमेय संख्या लेके आनी है, इसको बोलते हैं परिमेयीकरण। यानी किसी भी रूट के अंदर नहीं, हर के अंदर किसी भी संख्या के, किसी भिन्नात्मक संख्या के हर में यदि कोई अपरिमेय संख्या है उसको हम परिमेय संख्या में परिवर्तित करते हुए कुछ मान रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, परिमेयीकरण। यानी हर को परिमेय में चेंज करना, हर को परिमेय संख्या में चेंज करना। रूट 2 को परिमेय संख्या में चेंज करना है तो समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, लेकिन रूट 3 + 1 को परिमेय संख्या में चेंज करना है तो विपरीत चिन्ह के साथ ऊपर नीचे गुणा करेंगे। सबसे पहले रूट 2 को चेंज करते हैं, रूट 3/2 1/√2 इंटू रूट 2/√2 इंटू 1/√3 + 1। इसको बाद में चेंज करेंगे, पहले रूट 2 को चेंज करते हैं। रूट 2 इंटू रूट 2 सॉरी रूट 3 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, √6। रूट 3 और रूट 2 को आपस में गुणा करते हैं तो कितना बनता है, √6। यानी रूट की संख्या, एक गणित में नियम चलता है ab की पावर n, तो वो क्या हो जाता है a की पावर n b की पावर n। अब इसी प्रकार मैं लिखूं यहाँ पे रूट 3 और रूट 2, यानी इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको बोल सकते हैं 3 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2। तो इन दोनों को साथ लिख लूंगा, 3 × 2 की पावर 1/2, यानी साथ में कितना हो गया, 3 दूना 6, 6 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/2 का मतलब हो गया √6। यानी रूट 3 और रूट 2 को हमने क्या लिख दिया, √6 लिख दिया। नीचे रूट 2 और रूट 2 दो समान संख्या यदि रूट की है उनको आपस में गुणा करते हैं तो रूट के अंदर की संख्या बन जाती है। रूट 2 को रूट 2 से गुणा करते हैं तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 2 को 2 से गुणा किया तो क्या बन गया, 4 बन गया। अब हमें केवल इसका परिमेयीकरण करना है। इसका परिमेयीकरण इस प्रकार होगा, यानी इसके विपरीत चिन्ह की संख्या से गुणा करना पड़ेगा। विपरीत चिन्ह संख्या यही रहेगी, चिन्ह विपरीत हो जाएगा। क्या करना है आपको, √3 - 1, √3 - 1 ऊपर नीचे गुणा कर दिया। गणित के अंदर अब बेसिक फंक्शन एक और पढ़ते हैं जिसको इस प्रकार लिखते हैं, मिटा रहा हूं इसको, a² - b² बराबर a - b a + b। a² - b² हम पढ़ते हैं जो गणित का एक सर्वसमीका है, a - b a + b। इसको मैं उल्टा लिखूं तो बात है कि a - b a + b, इसको यदि मैं a² + b² के बराबर लिखता हूं तो भी एक ही बात है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है, a + b a - b। तो इसमें गणित की ये प्रमेय लगाएंगे हम, ये वाली सर्वसमीका लगाएंगे, इस सर्वसमीका से इसको सोल्व करेंगे, यानी a + b a - b इनके साथ सोल्व करेंगे। ऊपर की टर्म ऐसे ही बनी रहेगी, √6 √3 - 1/4 a² - b² बन जाएगा, a + b a - b a² - b² बनेगा, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1 2। आगे सोल्व करते हैं, √6 √3 - 1/4, साथ में क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। इस प्रकार सोल्व क्या हो गया, √6/4 इंटू 2 √3 - 1। जो आंसर है वो इस प्रकार है, मैं यहां पे लिख देता हूं आंसर को, √6/4 2 8 √3 - 1। इस प्रकार जो टेबल हमने बनाई, त्रिकोणमितीय फलन या उनके अनुपातों की जो टेबल बनाई, उस टेबल में हमने कुछ कोणों के मान ज्ञात किए थे, उनके हमने रेडियन में मान देके, उनके हमने डिग्री में मान देके, डिग्री और रेडियन दोनों में मान समान है। दोनों के माध्यम से यदि कोई आपको कोण देते हैं, इस प्रकार कोण के कोई मान देते हैं, तो उन कोणों की सहायता से हमको इस प्रकार क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसके अंदर हमने गणित की एक मूलभूत अवधारणा या मूलभूत मेथड देखा है जिसको हम परिमेयीकरण बोलते हैं, यानी अपरिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याओं में परिवर्तित करना। और परिमेयीकरण कब करते हैं, जब हर के अंदर आपको कोई अपरिमेय संख्या दिखाई देवे। इस प्रकार आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इस प्रकार दोस्तों हमने त्रिकोणमिति कुछ बेसिक अवधारणाएं पढ़ी, कुछ बेसिक उसके बारे में जाना, हमने राइट एंगल के बारे में जाना, राइट एंगल के साथ में ही हमने बोधायन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, साथ में प्रॉब्लम ऑफ थीटा, यानी थीटा की जो समस्या है, यानी जो ग्रीक वर्ण है उनके बारे में हमने पढ़ा। गांव के लोग या ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं वो समझते हैं कि थीटा कोई स्पेशल चीज़ है,
कौन सी प्रश्नावली होगी, कैसे पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, त्रिकोणमिति है। लेकिन उस थीटा से नहीं डरना, उसमें कुछ नहीं है। वो थीटा तो एक कोण का नाम है, कोण का नाम देने के लिए हम थीटा का यूज़ करते हैं, बाकी कुछ नहीं। इस प्रकार हम गणित में त्रिकोणमिति को आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कैलाश सर का जो हमारे स्टाफ साथी भी हैं, उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, अच्छा सहयोग रहा। कैलाश सर ने निवेदन भी किया था कि सर थोड़ा सहयोग चाहिए, कुछ ग्रामीण परिवेश के बच्चे पढ़ सके, हम दोनों के सहयोग से यदि कुछ अच्छा कर पाते हैं तो ये अच्छा होगा। मैंने भी कहा ठीक है, हम साथ साथ पढ़ा रहे हैं, तो त्रिकोणमिति के बारे में, बेसिक के बारे में हमने पढ़ाया। इसके अलावा जब भी और भी मौका मिलेगा आपको इस बारे में विस्तार से बता दिया जाएगा। साथियों की लंबे समय से यही डिमांड आ रही थी कि प्लीज़ सर गणित के बारे में कुछ कीजिए, जीके को छोड़िए, आप गणित के बारे में कुछ कीजिए। बार बार देखिए सर परीक्षाएं आ रही हैं, मैं भी लंबे समय से ऐसे व्यक्ति की सर्च में था कि यार जो वास्तविक छात्रों की समस्या को हल कर सके। तो मैंने मास्टर की के रूप में कमल जी सर से मैंने निवेदन किया। पहले मेरे प्रयास में मैंने कहा कि सर छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है, स्वयं संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही इनका बिजी शेड्यूल है, फिर भी इनसे मैंने निवेदन किया। मेरा जो निवेदन इन्होंने स्वीकार किया, या छात्र में पधारे, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास लगे घंटी के बटन को आप प्रेस कीजिए कि इस प्रकार की नवीन वस्तु के संदर्भ में अलग अलग गुरुजनों के अनुभव वास्तव में वापर बाद में जब भी टाइम मिलेगा तो निश्चित कमल जी सर का पूरा सहयोग लेंगे। मानते हैं कि कमल जी सर संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, और आप भी जानते हो कि संघ लोक सेवा आयोग इतनी छोटी विषय वस्तु नहीं होती। फिर भी जब भी छात्र हित की बात आएगी तो मेरी आत्मा गवाह करती है, कमल जी सर हमारे साथ खड़े रहेंगे। एक बार कमल जी सर सभी साथियों को जय हिंद जय भारत एक साथ, जय हिंद जय भारत। पुनः मिलेंगे।